नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज से जो है अपने YouTube चैनल पर शुरू करने वाले हैं जनरल साइंस के लेक्चर्स। ठीक है, जनरल साइंस जो रेलवेज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, अपने जनरल साइंस जो रीट का सिलेबस है, रीट में भी जनरल साइंस के टॉपिक यानी साइंस लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स जो हैं जो साइंस और मैथ के हैं उनके लिए भी साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी मैं यहाँ पर हम लोग करेंगे। और रेलवे में है, एसएससी में है या फिर पटवारी में कहें तो उनमें भी अपने पास जो साइंस के टॉपिक्स जितने भी हैं उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जनरल साइंस के लेक्चर्स। तो अपना पहला लेक्चर जो है वो हम लेके आए हैं प्रकाश पर। टॉपिक क्या है अपना? प्रकाश। ठीक है, इसे इंग्लिश में लाइट बोलते हैं भी। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनको साथ लेकर चलेंगे हम लोग। तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, प्रकाश। प्रकाश है क्या चीज? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश अपने पास एक प्रकार की ऊर्जा है। पर क्या प्रकाश क्या है बच्चों? ऊर्जा, एनर्जी। प्रकाश क्या है? एनर्जी। यानी लाइट इज एन एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, एफिशिएंसी टू वर्क डन। ठीक है, तो कार्य करने की ऊर्जा क्षमता जो उसे क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। यानी तो एफिशिएंसी यानी वर्क डन की जो एफिशिएंसी है उसे क्या कहेंगे हम लोग? एनर्जी कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमें देखने में क्या बनाती है? समर्थ बनाती है। यानी प्रकाश के कारण ही हम लोग देख सकते हैं, देखने में समर्थ बनाती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा देखने में, यानी प्रकाश हमने बोल दिया भी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो जिसके द्वारा हमें क्या है? दिखाई देता है। तो दिखाई देने में आंख का कौन सा भाग सक्रिय होता है या किस भाग पर यह प्रभाव डालती है? तो प्रकाश की ऊर्जा जो है वो रेटिना पर आपतित होकर, रेटिना पर आपतित होकर दृष्टि संवेदना को क्या करती है? जागृत करती है। दृष्टि संवेदना को क्या करती है? जागृत करती है। दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं, या फिर यूं कहें भी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो मानव नेत्र पर आपतित होकर उसकी दृष्टि संवेदना को क्या करती है? जागृत करती है, जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब ऊर्जा की प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांत जो है वो दिए थे। क्यों? प्रकाश की प्रकृति के बारे में, तो प्रकाश की प्रकृति जो है वो दो प्रकार की होती है। प्रकाश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति के बारे में डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की दो प्रकृति होने के जो सर्वप्रथम व्याख्या जो है वो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। किस प्रकृति का सिद्धांत है? द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने। किसने दिया? डी ब्रोगली ने। प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की कितने प्रकार की प्रकृति होती है? दो प्रकार की। द्वैत मतलब दो, द्वैत मतलब है दो। तो प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, टू टाइप्स ऑफ है नेचर। ठीक है, तो दो प्रकार की प्रकृति होती है। कौन सा? नंबर वन क्या है अपने पास? कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति, कणीय में णी बड़ा आता है, कणीय प्रकृति। नंबर 2 तरंग प्रकृति। कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। डी ब्रोगली ने बताया भी प्रकाश की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, 2 टाइप्स ऑफ नेचर हैं लाइट के। कौन कौन से हैं? एक तो कणीय प्रकृति, दूसरा तरंग प्रकृति है। ठीक है। कणीय प्रकृति का मतलब है प्रकाश जो है वो सूक्ष्म कणों के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में गति करता है। जैसे कैसे? जैसे मान लिया ये कोई अपने पास यहाँ पर प्रकाश की गति हो रही है, तो प्रकाश की गति कैसी होगी? ये एक सूक्ष्म कण है, ये अगले कण को ऊर्जा ट्रांसफर करेगा ऐसे आगे। ठीक है। तो ये जो गति है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कणीय गति बोलते हैं। और प्रकाश जो है तरंग प्रकृति में तरंग के रूप में गति करता है, तरंग के रूप में गति करता है। तो कणीय प्रकृति के बारे में न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। कणीय प्रकृति के बारे में न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है वो 1675 ईस्वी में दिया गया था, 1675 ईस्वी में। तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में क्या कहा? न्यूटन ने कहा भी प्रकाश जो वो सूक्ष्म कणों के रूप में गति करता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा के कण क्या कहलाते हैं? फोटोन। प्रकाश ऊर्जा के कणों को क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश ऊर्जा के कणों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के कणों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा का सूक्ष्म बंडल या पैकेट जो उसे क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का सूक्ष्म बंडल या पैकेट जो उसे क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा जो है वो विविक्त बंडल्स और पैकेट्स के रूप में पाई जाती है। इसका मतलब इसका क्वांटाइजेशन होता है। इसका मतलब इसका क्या होता है? क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटीकृत राशि है प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। और इसके सूक्ष्म कण क्या है? फोटोन है। होगी बात क्लियर? न्यूटन के कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने क्या बताया? भी नाम से पता चल रहा है, कणिका यानी प्रकाश जो वो सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में क्या करता है? गति करता है। अब सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में गति करता है तो प्रकाश की विभिन्न अपने पास क्रियाएं हैं। नंबर 1 यानी ये जो है कणिका सिद्धांत जो है इसके द्वारा परावर्तन अपवर्तन इनकी तो व्याख्या की जा सकती थी, इनकी तो व्याख्या की जा सकती थी। लेकिन जो अपने पास कणिका सिद्धांत है इसके द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इन सब जो क्रियाएं हैं, प्रकाशीय घटनाएं हैं, इनका अध्ययन हम लोग आगे इसी चैप्टर में या इसी जो अपना टॉपिक है इसमें करेंगे। ठीक है। तो कणिका सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या तो संभव थी, लेकिन इसके द्वारा जो है वो विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इनकी व्याख्या संभव नहीं थी। तो इस कारण इस सिद्धांत की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई। ठीक है। फिर दूसरा सिद्धांत जो है वो हाइगेन्स ने दिया था, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत 1678 ईस्वी में आया था, 1678 ईस्वी में हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेन ने तरंग सिद्धांत के आधार पर बताया भी प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गति करता है। नाम से पता चला प्रकाश है तरंग के रूप में गति करता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा जो है वो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इनकी व्याख्या की जा सकती थी, लेकिन अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या तो संभव थी, लेकिन अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या नहीं हो पाती थी। तो इस कारण इस सिद्धांत की कमी रह गई। ठीक है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, इसके बाद जो सिद्धांत आया वो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत था। ठीक है। तो अपने पास प्रकाश की प्रकृति आ गई। प्रकाश की कितने प्रकार की प्रकृति होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तरंग प्रकृति और एक कणीय प्रकृति। तरंग प्रकृति के बारे में हाइगेन का तरंग सिद्धांत है और कणीय प्रकृति के बारे में जो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। अब मुख्य बात क्या आती है? मुख्य बात यह है भी प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश जो है एक समय पर एक ही प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक समय पर एक ही प्रकृति प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक प्रकाश किरण आ रही है, उसकी कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति एक साथ संभव नहीं है। उसकी कणीय और तरंग दोनों प्रकृति एक साथ संभव नहीं है, यानी एक समय पर एक ही प्रकृति होगी। ठीक है। तो ये था अपने पास प्रकाश के बारे में सामान्य। तो प्रकाश का वेग, अब प्रकाश के वेग का अध्ययन हम लोग करेंगे। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, यानी भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। अब माध्यम, मीडियम, माध्यम यानी मीडियम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें? मीडियम। माध्यम क्या होते हैं? तो माध्यम जो है वो
टू टाइप के माने गए। माध्यम कितने प्रकार के माने गए हैं? 2 प्रकार के माने गए। कौन कौन से? एक अपने पास आता है विरल माध्यम और एक आता है अपने पास है सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। और इसे बोलते हैं इंग्लिश में डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। विरल माध्यम किसे कहेंगे? सघन माध्यम है किसे कहेंगे? विरल माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम क्या होगा? सामान्य यानी जनरल सी बात बता रहा हूं मैं। विरल माध्यम क्या होगा? ऐसा माध्यम है जिसके कण जो है, जिसके यानी माध्यम के छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसके कण जो है वो अपेक्षा करते क्या हो? परस्पर दूर दूर स्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। यानी ऐसा माध्यम जिसके कण जो है वो क्या हो? दूर दूर स्थित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम। और सघन माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम है जिसके कण जो है वो अत्यंत निकट निकट स्थित हो, अत्यंत निकट निकट स्थित हो, अत्यंत निकट निकट स्थित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सघन माध्यम कहेंगे, ठीक है। तो माध्यमों का अध्ययन, मुख्य बात बताता हूं, माध्यमों का अध्ययन जो है वो तुलनात्मक रूप में होता है। माध्यमों का अध्ययन जो है वो तुलनात्मक रूप में होता है। तुलनात्मक रूप में कैसे? तुलनात्मक रूप में कैसे? तो देखिए, मैं 3 वस्तुएं लेता हूं। मान लिया 3 चीजें लेता हूं। मान लिया एक अपने पास कांच है यानी ग्लास, दूसरे अपने पास पानी यानी वाटर, तीसरे अपने पास गैस, ठीक है। 3 चीजें ले ली। अब देखिए पानी और कांच की तुलना करें। यदि पानी और कांच का अध्ययन करें तो पानी कौन सा माध्यम है? सघन। कांच कौन सा माध्यम है? सघन। और पानी कौन सा माध्यम है? विरल। पानी कौन सा माध्यम है? विरल। यानी कांच सघन माध्यम और पानी कौन सा माध्यम है? विरल है, ठीक है। फिर इसके बाद पानी और गैस की यदि तुलना करें, पानी और गैस की, तो पानी के कण जो है वो गैस की तुलना में निकट होते हैं। पानी यानी द्रव जो है उसके कण जो है वो गैसीय माध्यम की तुलना में क्या होते हैं? निकट होता है। इसका मतलब गैस क्या है? पानी से ज्यादा विरल है। तो पानी क्या है? यहां पर सघन हो गया, यहां पर पानी क्या हो गया? सघन हो गया। और गैस क्या हो गई? विरल हो गई। तो ये देखिए, यहां पर हम लोग कह सकते हैं भी ये पानी यदि विरल है, यदि हमने बोल दिया पानी विरल है तो ये प्रत्येक बार विरल ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन होता है। एक माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम जो है उसके कण निकट निकट हैं या दूर दूर हैं। एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के कण निकट निकट हैं या दूर दूर हैं। इस प्रकार से अध्ययन होता है। तो जैसे पानी के कण जो है वो कांच की तुलना में तो क्या है? दूर दूर हैं, लेकिन गैस की तुलना में क्या है? निकट निकट है, ठीक है। होगी बात के लिए? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं भी ये हर बार ये संभव नहीं है भी पानी विरल ही हो, पानी सघन भी हो सकता है, ठीक है। पानी सघन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है भी जिस माध्यम के कण निकट निकट स्थित होंगे, दूसरे माध्यम की तुलना में निकट निकट स्थित होंगे, वो तो सघन माध्यम होगा, और दूर दूर स्थित होंगे वो क्या होगा? विरल माध्यम होगा, ठीक है। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग जो भिन्न भिन्न होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। कैसे? तो देखिए, पहले बात करें हम लोग निर्वात की। निर्वात यानी जहां वायु भी नहीं है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर बात करें हम लोग पानी में प्रकाश का वेग जो है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद बात करें कांच की, तो कांच में जो है प्रकाश का वेग
वो 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखिए भी हमने 3 माध्यमों में अध्ययन किया, निर्वात यानी गैस में भी बोल सकते हैं, निर्वात और गैस दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों के लिए परावर्तनांक वो लगभग क्या होता है, समान होता है। निर्वात के लिए 1 होता है और गैस के लिए 1 यानी वायु के लिए 1.0006 होता है। ठीक है, तो इस कारण दोनों में जो परावर्तनांक लगभग क्या होता है, समान होता है। इस कारण दोनों को क्या मानते हैं, निर्वात ही मानते हैं। वायु को भी किस में मानते हैं, निर्वात में ही मानते हैं। ठीक है, तो वायु में तो वेग कितना आया 3 इंटू 10⁸, पानी में कितना आया 2.25 इंटू 10⁸, और कांच में कितना है 2 इंटू 10⁸ आया। तो यानी प्रत्येक माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अब हम बात करें भी किस माध्यम में ज्यादा होगा और किस माध्यम में कम होगा। तो यहां से देखिए गैस क्या है, निर्वात, निर्वात यानी अपना सबसे विरल माध्यम है। गैस क्या है, सबसे विरल। और पानी क्या है, सॉरी कांच क्या है, सबसे सघन। कांच क्या है, सबसे सघन। तो विरल माध्यम जो होगा उसमें वेग क्या है, ज्यादा। विरल माध्यम में वेग क्या है, ज्यादा, और सघन माध्यम में वेग क्या है, कम है। विरल माध्यम में वेग क्या होता है, ज्यादा, और सघन माध्यम में वेग कम होता है। तो हम कह सकते हैं भी प्रकाश का वेग जो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये निर्भर करता है माध्यम विरल है या सघन है। यदि विरल माध्यम है तो प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, और सघन माध्यम में तो प्रकाश का वेग कम होगा। ठीक है, तो ये था अपने पास है प्रकाश का वेग। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाशिक घटनाओं के बारे में। प्रकाशिक घटनाओं, तो सबसे पहले अपने पास जो प्रकाशिक घटना आती है, सबसे पहली प्रकाशिक घटना जो है अपने पास परावर्तन है। तो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, परावर्तन का। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का अध्ययन करने से पहले हम लोगों को अध्ययन करना होता है पृष्ठों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करना होता है, पृष्ठों के बारे में, पृष्ठों के बारे में। तो पृष्ठ जो हैं वो 2 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के मानते हैं। वैसे 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। कितने प्रकार के पृष्ठ होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहले अपने पास आता है नंबर 1 अपारदर्शी पृष्ठ, अपारदर्शी पृष्ठ। नंबर 2 पारदर्शी पृष्ठ, और तीसरा जो है वो है अपने पास पारभासी पृष्ठ, पारभासी पृष्ठ। तो पृष्ठ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अपारदर्शी पृष्ठ, पारदर्शी पृष्ठ, पारभासी पृष्ठ। तो अपारदर्शी पृष्ठ क्या है, अपारदर्शी का मतलब हो गया कि जैसे ये पृष्ठ है अपने पास, तो इस पृष्ठ में से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो आप लोगों को इधर दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी। यानी एक पृष्ठ में से प्रकाश किरण यदि दूसरी तरफ दिखाई ना दे, इसका मतलब प्रकाश जो इसके आर पार नहीं हो रहा है, प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के पृष्ठ को क्या कहेंगे, अपारदर्शी पृष्ठ। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार न देखा जा सके, ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार न देखा जा सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी पृष्ठ कहेंगे। ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी पृष्ठ कहेंगे, अपारदर्शी पृष्ठ। ठीक है, नंबर 2 क्या है, पारदर्शी पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार देखा जा सकता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, पारदर्शी पृष्ठ आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार दिखाई दे, ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार दिखाई दे उसे क्या कहेंगे हम लोग, पारदर्शी पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, और नंबर 3 आता है अपने पास पारभासी। पारभासी का मतलब जिसके आर पार वस्तु होने का आभास हो, केवल क्या हो, आभास, या कहें भी जिसके आर पार वस्तु जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, जिसके आर पार वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, जिसके आर पार वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, जिसके आर पार वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, स्पष्ट दिखाई न दे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पारभासी पृष्ठ कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पृष्ठ। ठीक है, तो पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं,
अपारदर्शी और पारदर्शी। लेकिन कितने प्रकार के माने गए हैं? 3 प्रकार के माने गए हैं। तो पहला कौन सा है? पारदर्शी पृष्ठ जिसके आर पार है नहीं देखा जा सकता, सॉरी अपारदर्शी पृष्ठ जिसके आर पार है नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी पृष्ठ जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारभासी पृष्ठ जिसके आर पार वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग परावर्तन की। ये बात समझ में आ गई? तो इसी पर आधारित है अपने परावर्तन। परावर्तन किस पर क्रियारत होगा? अपारदर्शी पृष्ठ पर। किस पर क्रियारत होगा? अपारदर्शी पृष्ठ पर। यदि पारदर्शी पृष्ठ है तो फिर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। पारदर्शी पृष्ठ तो फिर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो हम बात करेंगे अपारदर्शी पृष्ठ की। तो अपारदर्शी पृष्ठ में क्या होगा अपने पास भी? जब इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो दूसरे माध्यम में नहीं जा सकेगी। यानी इस पृष्ठ पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो दूसरे माध्यम में नहीं जा सकेगी। बस दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी तो वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, और यही क्या है अपने पास है? परावर्तन है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या अध्ययन किया भी, मान लिया ये पृष्ठ जो है अपना अपारदर्शी पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ मान लिया मैंने? अपारदर्शी पृष्ठ मान लिया। अपारदर्शी पृष्ठ। अपारदर्शी पृष्ठ का मतलब क्या हो गया भी? इसके ऊपर यदि कोई वस्तु दिखाई दे रही है, ऊपर यदि दिखाई दे रही है, तो इसके नीचे यदि प्रकाश, जैसे ये प्रकाश किरण आई, तो अब आगे अपारदर्शी भाग आ गया। इसका मतलब इधर दिखाई नहीं दे रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि प्रकाश इसके आर पार है नहीं जा रहा है, प्रकाश इसके आर पार है नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हमें दिखाई देता है। तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब प्रकाश इधर नहीं जा रहा। तो प्रकाश गया किधर है? वापिस उसी माध्यम में चला गया। तो प्रकाश गया किधर? वापिस है उसी माध्यम में चला गया। और प्रकाश किरण की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी प्रकाश के परावर्तन की? तो रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर वापिस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, वापिस उसी माध्यम में मुड़ जाती है। प्रकाश किरण की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किरण की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर वापिस उसी माध्यम में मुड़ जाता है, वापिस उसी माध्यम में मुड़ जाता है, और इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करें मुख्य पॉइंट्स की। ये जो प्रकाश किरण है इसे बोलते हैं आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये जो प्रकाश किरण है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये क्या है अपने पास? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस जो परावर्तक पृष्ठ है, ये अपारदर्शी पृष्ठ है, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ भी। इस परावर्तक पृष्ठ पर यह जो बिंदु है जिस पर आपतित किरणें आकर मिल रही है, जिस पर आपतित किरण आकर मिल रही है, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इस आपतन बिंदु में से होकर इस परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत काल्पनिक रेखा जो है इसे बोलते हैं अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब क्या होगा? इस पर लंबवत होता है, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं इसे, नॉर्मल। ठीक है, फिर बात आती है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। ये जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो, उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और किससे लिखते हैं इसे? आई से। आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से। इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है ये कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इससे किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल।
तो ये था अपने पास परावर्तन। अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तीनों एक ही तल में। दूसरा कौन सा है अपने पास? दूसरा नियम यह है भी आपतन कोण जो है वो किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण, आपतन कोण यानी I परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण यानी R के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास परावर्तन। तो दोबारा बता देता हूं, परावर्तन किसे कहेंगे? परावर्तन क्या होगा? यदि कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होगी तो दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट आएगी। दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट आएगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश किरण की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, आपतित होने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। परावर्तित किरण हो गई। फिर आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है या काल्पनिक किरण जो होती है उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। ये हो गई इनकी परिभाषाएं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण यानी I, परावर्तन कोण यानी R। आपतन कोण और परावर्तन के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब परावर्तन के प्रकार हैं। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक, नियमित परावर्तन। पहला क्या है अपने पास? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होगा? यदि समतल परावर्तक पृष्ठ पर, यदि समतल परावर्तक पृष्ठ पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित, जैसे ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें, समतल परावर्तक पृष्ठ पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित हों तो परावर्तन के बाद भी क्या रहेंगी? समांतर रहेगी। समतल परावर्तक पृष्ठ पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित हों तो परावर्तन के पश्चात भी क्या रहती हैं? समांतर रहती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नियमित परावर्तन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। यानी समतल परावर्तक पृष्ठ पर समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद भी क्या रहे? समांतर रहे। तो परावर्तन कौन सा होगा? नियमित परावर्तन होगा। और इसके विपरीत यदि असमतल परावर्तक पृष्ठ पर समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाए? असमांतर हो जाए। समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाए? असमांतर हो जाए। तो परावर्तन कौन सा हो जाएगा? विसरित परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन यानी समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या रहेंगी? समांतर रहेगी। परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? समतल होगा। और विसरित परावर्तन किसे कहेंगे? समांतर आपतित प्रकाश किरणें जो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? असमांतर हो जाएंगे। और परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? खुरदरा होगा या फिर उबड़ खाबड़ होगा, असमतल होगा। ठीक है, तो ये था अपने पास परावर्तन। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में यानी मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। रीट का और एनटीपीसी जो आरआरबी एनटीपीसी है, एसएससी सीजीएल है, इनका जो भी सिलेबस है, साइंस का पटवारी है, ठीक है, तो जो भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।